नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों आज हम 10 लेसन पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, 6 लेसन के बाद सीधा 10 लेसन आपके कोर्स में है। तो पहले हम जो आपके कोर्स में हैं वही लेसन पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दें। और इस लेसन का नाम है पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, तो बच्चों इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य का क्या महत्व है, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के क्या आयाम है, पोषण और स्वास्थ्य के बीच में परस्पर क्या संबंध है, अल्प पोषण और अति पोषण के कारण कौन कौन से परिणाम जो है हमारे सामने आते हैं, है ना, और कुपोषण क्या है। और इसके साथ साथ हम पोषण और रोग के बीच में परस्पर संबंधों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका परिचय पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हर व्यक्ति स्वस्थ बने रहने का अनुभव और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, स्वस्थ रहे। वर्ष 1948 में मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में यह कहा गया था कि हर व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के लिए आहार की पर्याप्तता के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अच्छा जीवन स्तर पाने का अधिकार है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है, अच्छा जीवन जीने का अधिकार है ना। और फिर भी अनेक पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हमारी अपनी जीवन स्तर, अपनी जीवन शैली और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, हमारी विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हैं उनके कारण भी जो है हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और कई बार तो इसका हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है, कई बार जो है लाभदायक प्रभाव भी पड़ता है। और हम पहले भी स्वास्थ्य के बारे में जान चुके हैं। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? देखो बच्चों, स्वास्थ्य की परिभाषा यदि हम देखें तो जब व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, तभी हम उस व्यक्ति को जो है स्वस्थ कह सकते हैं, है ना। तो उसी को हम स्वास्थ्य कहेंगे। या फिर किसी व्यक्ति में सिर्फ रोग नहीं होना ही स्वास्थ्य नहीं है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति रोगी नहीं है तो उसको जो है सभी पोषक तत्व जो है आहार में मिल रहे हो और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, है ना। तो एक स्वास्थ्य की परिभाषा हम यही देंगे कि जब कोई भी व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रहता है तो उसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो देखिए बच्चों, स्वास्थ्य से संबंधित विश्व का प्रमुख संगठन कौन सा है? WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहते हैं। आपके पूछा जा सकता है WHO का फुल फॉर्म लिखिए, है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन्होंने स्वास्थ्य की एक परिभाषा दी है जो हम पिछले लेसन में भी पढ़ चुके हैं कि स्वास्थ्य एक वह स्थिति है जिसमें कि मनुष्य मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब मनुष्य में सिर्फ रोगों का अभाव होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ है या फिर वो स्वस्थ नहीं है ना। अब रोग का अर्थ क्या है? रोग का अर्थ ये है कि शारीरिक स्वास्थ्य की क्षति होना, यानी कि शरीर में किसी प्रकार का, शरीर के किसी अंग का जो है ठीक ढंग से कार्य नहीं करना, है ना। या फिर शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है एंजाइम्स का स्रावित नहीं हो पाना, या फिर हार्मोनल चेंज नहीं हो पाना। तो ये भी क्या है? सब हम कह सकते हैं कि ये रोग की स्थिति है ना। तो बच्चों देखो, यहाँ पर स्वास्थ्य और रोग की परिभाषाएं आ रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पिछले लेसन में भी आई है स्वास्थ्य की परिभाषा, तो आप इसे याद करें। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? WHO ने इसकी क्या परिभाषा दी है और रोग का अर्थ क्या है ना। तो अब देखिए कि स्वास्थ्य जो है एक मौलिक मानव अधिकार है। मानव का एक मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य, और सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी आयु का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं भी रहने वाला हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीयता का हो, उसे जो है पूर्ण रूप से जीवन भर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने का अवसर उसको मिलना चाहिए। चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी आयु का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी धर्म का हो, है ना। चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, सभी को जीवन भर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। अब हाँ, तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य और इसके आयाम। तो स्वास्थ्य की परिभाषा के अंदर हमने देखा था कि विभिन्न शारीरिक, सामाजिक और मानसिक आयाम जो है समाहित थे, है ना।
अब इन शारीरिक स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सबसे पहले इनके तीनों आयामों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि एक समाज या व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। तो व्यक्तियों के समूह या फिर समाज का स्वास्थ्य कैसा है ना, इसी से मतलब है। तो जब हम किसी समाज से जुड़ते हैं तो हमारा आशय उस समाज से होता है जिसमें कि सभी नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करने से समान अवसर और पहुंच प्राप्त हो। यानी कि जब हम किसी भी समाज से जुड़ते हैं तो कहने का मतलब ये है कि उस समाज के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको सभी अनिवार्य या आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के समान अवसर जो है वो प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना। तो उसी पर सामाजिक स्वास्थ्य जो है जुड़ा हुआ है। यदि एक समाज के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों को समान रूप से सभी आवश्यक वस्तुएं, सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो एक समाज का सामाजिक स्वास्थ्य वो कहलाएगा। ठीक है, तो एक समाज स्वस्थ रहेगा तो एक देश भी स्वस्थ रहेगा और समाज का हर व्यक्ति एक अच्छा उत्पादक बन सकेगा, है ना। तब हमारा आशय हर व्यक्ति की कुशलता से होता है। वह व्यक्ति दूसरे लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ कितनी अच्छी तरह से व्यवहार करता है और उसमें हमारे सामाजिक कौशल, समाज के सदस्य के रूप में काम करने की क्षमता भी शामिल होती है। यानी कि यदि वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसका अन्य सभी संस्थाओं के साथ, सामाजिक संस्थाओं के साथ उसका व्यवहार अच्छा होगा ना, जिसके कारण उसके अंदर जो है सोशल जो है स्किल्स होंगे, है ना, और समाज के सदस्य के रूप में वो ठीक ढंग से कार्य करने की क्षमता भी रखता होगा, है ना। तो इसी को कहेंगे हम सामाजिक स्वास्थ्य। जब हमें समस्याओं और तनाव का सामना करना पड़ता है तब सामाजिक सहयोग उन समस्याओं से निपटने और उन्हें हल करने में हमारी मदद करता है, बिल्कुल करता है। कि एक सामाजिक स्वास्थ्य एक समाज जो होता है, जब हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं और तनाव जब हमारे सामने आते हैं तो समाज के लोगों के द्वारा ही जो है हमारी विभिन्न समस्याओं को निपटाने में, उनको हल करने में हमारी मदद जो है, हमें मदद मिलती है। और सामाजिक सहयोग देने वाले उपाय जो होते हैं बच्चों और वयस्कों में सकारात्मक तालमेल करने में योगदान देते हैं, बिल्कुल सही है। और बच्चों और वयस्कों को, यदि एक समाज स्वस्थ होगा तो हम कह सकते हैं कि उस समाज में रहने वाले नागरिक स्वस्थ होंगे, नागरिक स्वस्थ होंगे तो बच्चे और वयस्क उन पर भी जो है सकारात्मक जो है वो प्रभाव पड़ेगा और व्यक्तिगत विकास को ये प्रोत्साहित करता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो होगा वो स्वस्थ रहेगा समाज का, है ना। तो आजकल सामाजिक स्वास्थ्य पर बल देने का महत्व बहुत बढ़ रहा है क्योंकि वैज्ञानिक जो होते हैं वो अध्ययन में ये दर्शाते हैं कि जो लोग सामाजिक रूप से अच्छी तरह से तालमेल बनाए रखता है वो लंबे समय तक जो है वो जीता है। यानी कि दूसरे लोगों के साथ जो अच्छा कम्युनिकेशन रखता है ना, अच्छा व्यवहार रखता है ना, और अच्छे से मिलजुल कर कार्य कर सकता है, तो यानी कि उसके अंदर ठीक ढंग से कार्य करने की क्षमताएं कहाँ से आई, वो सामाजिक रूप से स्वस्थ है तभी तो आई है ना। तो वो बीमार भी जल्दी नहीं होता है ना, और यदि होता भी है तो वो जल्दी राहत पा लेता है। तो स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सामाजिक निर्धारक यहाँ पर है। कौन कौन से जो है हम कह सकते हैं कि आयाम है जो कि इंडिकेटर्स है जो कि सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है रोजगार की स्थिति, यानी कि अगर व्यक्ति के रोजगार की स्थिति अच्छी होगी तो वो समाज के साथ अच्छे से तालमेल रखेगा, सामाजिक जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, समाज के साथ उसका व्यवहार अच्छा होगा, समाज में जो है वो सभी कार्यों को करने की वो जो है क्षमता रखता होगा, है ना। तो रोजगार की स्थिति भी इसको प्रभावित करती है। फिर दूसरा कार्यस्थलों में सुरक्षा। कार्यस्थलों में सुरक्षा यानी कि जो समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जो है उसके कार्यस्थल जो है वहाँ से उससे सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तभी जो है वो सामाजिक रूप से स्वस्थ रह पाएगा, है ना। और किसी भी व्यक्ति की रोजगार की स्थिति अच्छी होगी तो वो अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ कर पाएगा और वो स्वयं भी स्वस्थ रहेगा, उसका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और वो समाज की भी हेल्प कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं रोजगार की स्थिति भी सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और कार्यस्थलों में सुरक्षा भी सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी जो है वो सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है और यदि उसको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है
तो वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा और वो जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, वो भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो यदि हमें सामाजिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो उसे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सरकार के द्वारा निकलने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए, है ना, कि शिशुअवस्था के दौरान जो है सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई है, किशोरावस्था के दौरान बच्चों को कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं, है ना, और युवावस्था के दौरान कौन। अब देखिए बच्चों, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है या नहीं है। यदि वो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाता है, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उसको जानकारी है, तो वो स्वयं भी स्वस्थ रहेगा, अपने परिवार को भी स्वस्थ रहेगा और एक अच्छा परिवार एक अच्छे समाज को, यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य पर जो है इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, उनको उसके बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए, है ना, उनको सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, तभी एक सामाजिक स्वास्थ्य जो है वो संभव है। फिर चलते हैं सांस्कृतिक धार्मिक आस्थाएं, वर्जित कर्म और मूल्य प्रणालियाँ, यानी कि विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं, है ना, तो सभी को आपस में मिलजुल करके रहना है और सभी को जो है अपने अपने धर्मों को मानते हुए जो है अपने समाज के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है, उन्हें सभी प्रकार की जो है वो सुविधाएं उपलब्ध करानी है ना, तभी हम कह सकते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों और विभिन्न प्रकार के वर्जित जो कर्म हैं जिनको नहीं करने चाहिए, उनको यदि कोई करता है तो इसका भी सामाजिक स्वास्थ्य पर विशेष इफेक्ट पड़ता है। तो संस्कृति और धार्मिक आस्थाएं भी जो होती है वो सामाजिक स्वास्थ्य को पर डिपेंड करती है, उसको निर्धारित करती है। तो बच्चों, हमने सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वस्थता, यानी कि भावनात्मक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम स्वस्थ रहते हैं तो उसे हम कहेंगे मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, जिस व्यक्ति ने स्वस्थता की अनुभूति को अनुभव किया है वह अपनी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग कर सकता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के सोचने की क्षमता, उसकी तर्क वितर्क की क्षमता, उसकी कल्पना शक्ति, है ना, इसका विकास, यदि इन सभी क्षमताओं का उपयोग वो कर सकता है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। आया समझ में? और अपनी भावनाओं का भी वो उपयोग कर सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य किसे कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग कर सकता है और तो उसे हम कहेंगे मानसिक स्वास्थ्य। समाज में सुचारू रूप से वो कार्य करता है और दैनिक सामान्य ज़रूरतों को वो पूरा कर सकता है ना, समाज के अंदर सभी कार्यों को ठीक ढंग से करता है, अपने दैनिक जो है नीड्स जो होती है, बेसिक नीड्स जो है उनको भी पूरा कर पाता है, तो उसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहेंगे। अब देखो, मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सकता है। देखिए बच्चों, जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा वह स्वयं को समर्थ और सक्षम महसूस करेगा, किसी भी कार्य को करने की उसमें क्षमता होगी, किसी भी कार्य को करने में वो सक्षम होगा, है ना। वह दैनिक जीवन में सामने आने वाली सभी समस्याओं और तनावों को इजीली जो है वो निपटा लेगा, है ना। हमेशा वो पेशेंस रखेगा, शांति से हर चीज़ को सुनेगा, अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, है ना। वो उसमें पेशेंस होगा, संतोष होगा, वह स्वतंत्र जीवन बिता सकता होगा। यदि किसी मानसिक और भावनात्मक तनाव की परिस्थिति का सामना करना पड़े तो उसका वो मुकाबला कर पाता होगा, है ना। तो उसी को मानसिक स्वास्थ्य कहेंगे। और वह किसी बात से डरता नहीं होगा, है ना। और जीवन में आने वाली छोटी मोटी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते हुए वो अनावश्यक रूप से लंबी अवधि तक जो है वो हारेगा नहीं। इस प्रकार के व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ये क्या कहलाता है, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि व्यक्ति इन सभी कार्यों को करने में यदि सक्षम है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। अब आता है बच्चों शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य के इस पहलू में शारीरिक तंदुरुस्ती, शारीरिक रूप से वो तंदुरुस्त हो व्यक्ति, शरीर की क्रियाएं और क्षमताएं भी उसमें शामिल है। सभी शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं जो है, जैविक क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं ठीक ढंग से हो रही हो और वो सभी कार्यों को करने की क्षमताएं रखता हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक है। अब शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है सामान्य गतिविधियों को आसानी से कर पाता है,
असाधारण रूप से उसको थकान महसूस नहीं होती कभी भी, है ना, लंबे समय तक कार्य कर पाता है, एनर्जेटिक रहता है और उसको जो है किसी भी प्रकार के रोग से संक्रमण जल्दी नहीं होता, वो इन्फेक्टेड नहीं होता किसी भी चीज़ से, है ना, और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, तो उसे हम कहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो प्रश्न बनता है सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, इनकी परिभाषाएं आती है ना, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अब देखिए बच्चों, स्वास्थ्य की देखभाल किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। हर व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होता है, हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, परंतु ये एक प्रमुख सार्वजनिक सरोकार भी है, इसीलिए सरकार ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है ना। सरकार ने भी इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं बना रखी है और वह देश के नागरिकों को विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है। सरकार भी जो है, सरकार की भी इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और वो भी जो है विभिन्न प्रकार की सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसीलिए कोई अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति तथा परिवार के गुणवत्तापूर्ण जीवन और अच्छे जीवन स्तर की बुनियाद होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अच्छा और स्वस्थ व्यक्ति जो होगा वो अच्छे परिवार का निर्माण कर पाएगा और अच्छा परिवार जो होगा एक अच्छे समाज का, और अच्छा समाज जो होगा एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम होगा। तो किसी भी समुदाय तथा राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करने का मूल आधार यही है। हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास का प्रमुख आधार क्या है, व्यक्ति का स्वास्थ्य, है ना। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज, और समाज से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य की देखभाल में वे सभी विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं जो कि स्वास्थ्य को संवर्धित करने और बनाए रखने और उसकी मॉनिटरिंग करने या फिर उसको पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाओं और एजेंटों और व्यवसायियों के द्वारा व्यक्तियों और समुदायों को उपलब्ध कराई जाती है समय समय पर। इस प्रकार स्वास्थ्य की देखभाल में विभिन्न प्रकार के निवारक, संवर्धक और चिकित्सीय देखभाल, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। तो स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। सबसे पहले निवारक, संवर्धक और चिकित्सीय देखभाल। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं 3 स्तरों पर उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि स्वास्थ्य की सेवाएं सरकार हमें 3 स्तरों पर उपलब्ध करवाती है। एक तो प्राथमिक देखभाल, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो हॉस्पिटल होते हैं, चिकित्सालय होते हैं, वहाँ पर जाकर के हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ लेते हैं, बीमार हो जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। और द्वितीयक देखभाल जो होती है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में जो है ठीक नहीं हो पा रहे किसी रोग से तो हम जो है आगे की ओर रेफर कर दिए जाते हैं और फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स, चिकित्सालय में जाते हैं, वो द्वितीयक देखभाल होती है। और तृतीयक देखभाल जो हम कह सकते हैं कि ये आपकी स्टेट वाइज होती है और इसके अंदर जो है आपको जैसे एम्स है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो रेफर किया जाता है। तो ये सरकार के द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं जिनका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, तभी हम जो है अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर पाएंगे ठीक से, अब हम स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारियाँ भी होना जरूरी है ना। यदि हमें इनके बारे में जानकारियाँ होगी, सरकार के द्वारा बनी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारियाँ होगी तो हम इनका अवश्य ही लाभ ले पाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। तथा एक उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि किसी गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राथमिक देखभाल में आता है, अभी मैंने आपको बताया, और जिला स्तर पर जो होगा वो द्वितीयक देखभाल क्षेत्र में आएगा। और दिल्ली में जो आपका एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, है ना, AIIMS एम्स, है ना, ये जो हॉस्पिटल है ये तृतीयक देखभाल सेवाओं के रूप में उपलब्ध है हमारे यहाँ, जिसका उपयोग हम रोगी होने पर कर सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं जो हमें सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसकी सहायता से हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो स्वास्थ्य देखभाल के अंदर सरकार के द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में, है ना, और विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो है हमें जानकारियाँ होनी चाहिए। अब चलते हैं बच्चों स्वास्थ्य के सूचक। देखो स्वास्थ्य के सूचक कौन कौन से हैं, प्रश्न आता है स्वास्थ्य के सूचक क्या है ना। स्वास्थ्य के सूचक के अंदर सबसे पहला है कि स्वास्थ्य के सूचक के अंदर हर आयाम, कई प्रकार के आयाम हैं, अनेक आयाम है स्वास्थ्य के सूचक के,
और हर आयाम जो होते हैं कई कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य के आकलन के लिए कई सूचकों का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य का आकलन यदि हम करना है, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो हमें जो है विभिन्न जो है सूचकों का प्रयोग करना होता है। जैसे इसके अंदर हम करेंगे, सबसे पहले तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य की नीति है, परिवेश है, उपयोग है, वितरण है, और स्वास्थ्य की देखभाल है, पोषण स्तर है ना, अशक्तता दर है, मृत्यु दर है, रुग्णता है, बीमारी है। यानी कि सबसे पहले किसी भी क्षेत्र की स्वास्थ्य की बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो सबसे पहले वहाँ की मृत्यु दर के बारे में जानकारी लेकर हम पता कर सकते हैं। रुग्णता, वहाँ के रोगियों के बारे में जानकारी लेकर, वहाँ के लोग कितने प्रतिशत लोग किन किन रोगों से जो है पीड़ित है, इसके बारे में जानकारियाँ लेकर हम पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अशक्तता की दर, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि शारीरिक रूप से जो है विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता नहीं रखते हैं, है ना, और क्या उनको उनकी पोषण दर व्यवस्थित है या नहीं है, उनको सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो रही है नहीं हो रही है, उनको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी है या नहीं है, या उनका उपयोग वो कर रहे हैं या नहीं है, उनके आसपास का परिवेश कैसा है ना, और सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, और ये सब चीज़ें जो है स्वास्थ्य के सूचक के रूप में स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को जो है डिफाइन करती है, हम कह सकते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र या किसी भी समाज या किसी भी देश के स्वास्थ्य के बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे स्वास्थ्य के सूचक हैं। तो प्रश्न आता है कि स्वास्थ्य के सूचक कौन कौन से हैं। तो स्वास्थ्य के वैसे तो अनेक आयाम हैं, लेकिन स्वास्थ्य का यदि हमें आकलन करना है, हमें पता लगाना है कि स्वास्थ्य इस क्षेत्र के अंदर जो है स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, तो उसके बारे में हमें पता लगाने के लिए इन विभिन्न सूचकों का जो है वो उपयोग करना होता है। इनकी सहायता से हम किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के, किसी भी समाज के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों पोषण और स्वास्थ्य। देखो पोषण और स्वास्थ्य क्या है। पोषण और स्वास्थ्य के बीच में एक घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है। पोषण और स्वास्थ्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यदि पोषण अच्छा मिलेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पोषण यदि ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो पोषण और स्वास्थ्य दोनों आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं, है ना। तो सबके लिए स्वास्थ्य एक विश्वव्यापी अभियान में पोषण को बढ़ावा देना एक सबसे प्रमुख घटक है। हमें पोषण को बढ़ावा देना चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व जो है संतुलित मात्रा में मिलने चाहिए, तभी हमें ठीक ढंग से पोषण मिल पाएगा, और ठीक ढंग से पोषण मिल पाएगा तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं पोषण और स्वास्थ्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। पोषण का संबंध शरीर के अंगों और ऊतकों की संरचना और कार्य के रख रखाव के साथ भी है। बिल्कुल सही है। पोषण जो है हमारे शरीर के, यदि पोषण ठीक ढंग से मिलेगा तो शरीर के अंग ठीक ढंग से कार्य करेंगे, सभी अंगों से एंजाइम्स, हार्मोन्स ठीक ढंग से स्रावित होंगे, है ना। ऊतकों की निर्माण ठीक ढंग से होगा, ऊतकों की कार्य क्षमता जो होगी ठीक ढंग से होगी, अगर ठीक ढंग से पोषण मिल रहा है तो, है ना। शरीर का रख रखाव, मरम्मत ठीक ढंग से होगी, कोशिकाओं का निर्माण ठीक ढंग से होगा, और यदि शरीर का निर्माण ठीक ढंग से होगा, शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण ठीक ढंग से होगा, ठीक ढंग से सभी अंग कार्य करेंगे, तो शरीर की वृद्धि और विकास भी ठीक ढंग से होगी, है ना। तो अच्छा पोषण व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वह अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सके। यानी अच्छे पोषण से ही व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जिससे कि वो अपना जीवन अच्छे ठीक ढंग से जिएगा और संक्रमण का प्रतिरोध कर पाएगा, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, उसमें पर्याप्त ऊर्जा का स्तर रहेगा, जिससे वो अपने दैनिक कार्यों को ठीक ढंग से कर पाएगा, थकान महसूस नहीं करेगा। और बच्चों और किशोरों के लिए पोषण उनकी वृद्धि और मानसिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखो, वयस्कों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से सफल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए समुचित पोषण आवश्यक है। देखो, अभी हमने पढ़ा कि बच्चों के लिए तो वृद्धि और मानसिक विकास के लिए पोषण आवश्यक है, और वयस्कों के लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सफल बनने के लिए जो है स्वस्थ जीवन जीने के लिए पोषण आवश्यक है ना। और किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति उसके पोषक तत्वों की आवश्यकताओं और उसके आहार ग्रहण करने पर ही निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य
इसी पर निर्भर करेगा कि वो संतुलित आहार ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो अपने आहार में सभी पोषक तत्वों को ले रहा है या नहीं ले रहा है आवश्यकता अनुसार। यदि वो ले रहा है तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, सभी कार्यों को ठीक ढंग से कर पाएगा, और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में वो जो है सफलतापूर्वक जो है हर कार्य को करने में सक्षम होगा। तो बीमारी के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता, लेकिन यदि ठीक ढंग से पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो वो रोगी हो जाएगा, और रोगी होगा तो पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाएगी, है ना। और पोषकों का ब्रेकडाउन अधिक होता है, पोषक तत्व जो होते हैं जल्दी से ब्रेकडाउन हो जाते हैं, उनका ब्रेकडाउन अधिक होता है, इसीलिए बीमारी तथा रोग जो होते हैं वो पोषक तत्वों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। इसीलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, पोषक तत्वों से युक्त आहार अपने आहार आयोजन में शामिल करना चाहिए, और इसीलिए पोषण मानव जीवन और स्वास्थ्य ये विकास का मूलभूत स्तंभ है। हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य और विकास का मूलभूत स्तंभ क्या है, तो पोषण ही है ना। पोषण ही जो है मानव के जीवन का, उसके स्वास्थ्य का और उसके विकास का मूलभूत स्तंभ है। तो हमने देखा इसके अंदर पोषण और स्वास्थ्य किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर है। तो प्रश्न आता है बच्चों कि पोषण और स्वास्थ्य में क्या संबंध है बताइए, है ना। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि पोषण ठीक ढंग से मिलेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, यदि पोषण नहीं मिल रहा है ठीक ढंग से तो शारीरिक क्षमताएं कमजोर हो जाएगी, रोगी हो जाएगा व्यक्ति। तो दोनों हम कह सकते हैं एक दूसरे पर निर्भर है या एक दूसरे से संबंधित है। चलते हैं आगे। अब पढ़ रहे बच्चों हम पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व? अब देखो भोजन में पोषक तत्वों के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि भोजन में 50 से भी अधिक पोषक तत्व होते हैं, और मानव शरीर के लिए अपेक्षित मात्राओं के आधार पर पोषक तत्वों को 2 भागों में हमने बांटा था। पहले हमने थर्ड लेसन जो पढ़ा था न्यूट्रिशन वाला, फूड एंड न्यूट्रिशन, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा है। वृत्त पोषक तत्व होते हैं, है ना, एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वृत्त पोषक तत्व, यानी कि वे पोषक तत्व जिनकी शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं वृत्त पोषक तत्व, और इसके अंदर आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा आते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं जिनकी शरीर के अंदर कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इनको जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, और इनमें आते हैं आपके वाइटामिन है, खनिज लवण है, आयरन है ना, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कौन? वृत्त पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। इनमें से कुछ शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी प्रतिक्रियाओं के सहकारक भी होते हैं और सह एंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं। यानी कि इसमें से कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के अंदर भी स्वयं भी कार्य करते हैं और सह एंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं। तो प्रश्न आता है इसके अंदर बच्चों, पोषक तत्व जो होते हैं जीन अभिव्यक्ति तथा प्रतिलेखन को भी प्रभावित करते हैं, जीन का निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका अदा करते हैं, और विभिन्न अंग तंत्र और पोषक तत्वों के पाचन, अवशोषण, उपापचयन, भंडारण, उत्सर्जन में भी तथा इनके उपापचयन के अंतिम उत्पादों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं विभिन्न अंगों के निर्माण में, विभिन्न तंत्रों के निर्माण में, पाचन की क्रिया में, अवशोषण में, उपापचयन क्रिया में, भंडारण करने में, उत्सर्जन में, सभी प्रकार की शरीर के अंदर होने वाले सभी कार्यों के अंदर विशेष रूप से पोषक तत्व जो होते हैं वो भूमिका निभाते हैं। और शरीर के सभी भागों की प्रत्येक कोशिका को पोषक तत्व की जरूरत होती है। हमारे शरीर के सभी भागों की कोशिकाओं को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि पोषक तत्व उसको मिलते हैं तो शरीर के अंदर सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है ठीक ढंग से, है ना। और सामान्य स्वस्थ अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता आयु, लिंग और शरीर की क्रियात्मक अवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। बिल्कुल सही है। हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है अलग अलग आयु और लिंग के आधार पर होती है और कार्य क्षमता के आधार पर भी होती है। जैसे विकास की अवस्था यानी कि शेषवावस्था के अंदर है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, महिलाओं को गर्भावस्था में, है ना, या फिर स्तन्य काल में जो है अलग अलग अवस्थाओं के अंदर अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है ना, ये हमें ध्यान रखना है। और शारीरिक सक्रियता का स्तर भी जो है ऊर्जा और ऊर्जा के उपापचयन में सम्मिलित पोषक तत्वों की ज़रूरतों को निर्धारित करता है। और उदाहरण के लिए जैसे विभिन्न प्रकार के विटामिन्स जो होते हैं
ये भी विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं में मदद करते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन्स है, थायमीन्स है ना। ये विटामिन जो होते हैं ये भी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं, विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं में जो है वो भाग लेते हैं विशेष रूप से। अब देखिए बच्चों, पोषक तत्व जो होते हैं, संतुलित आहार, ये संतुलित आहार का चित्र दिया है, हम सभी जानते हैं, जिसके अंदर सभी पोषक तत्व होने चाहिए। चपाती जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल जिससे प्रोटीन मिलती है, आलू या ग्रीन वेजिटेबल जिससे हमको आयरन है, विटामिन्स है, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण है ये मिलते हैं, है ना। राइस जिससे हमको स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। सैलड है जिससे भी हमको विटामिन्स मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के राइस है, और खीरा है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब भोजन के अंदर रायता है ना, रायता है जिससे भी हमको जो है विटामिन सी मिलता है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब एक भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण की मात्रा संतुलित मात्रा में होती है तो उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। और पोषक तत्व जो होते हैं उनके उपापचय और स्रोतों, उनके कार्यों के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम जो है एक संतुलित आहार ले पाएंगे। और हमें संतुलित आहार लेना चाहिए जिससे कि सभी जरूरी पोषक तत्व हमारे शरीर को उपलब्ध हो। और पोषण विज्ञान जीवन, वृद्धि, विकास और तंदुरुस्ती के लिए भोजन और पोषक तत्वों तक पहुंच, उसकी उपलब्धता और उपयोग से ही संबंधित है। बिल्कुल सही है कि पोषण विज्ञान किसे कहते हैं। पोषण विज्ञान का मतलब है कि जीवन, वृद्धि और विकास और उसकी तंदुरुस्ती के लिए सभी पोषक तत्व जो है हमारे भोजन के अंदर शामिल होने चाहिए, तभी हम उसको पोषण विज्ञान कह सकते हैं। और इस क्षेत्र में डाइटिशियन है ना, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो होते हैं वो डाइटिशियन होते हैं, जिसे हम पोषणविद कहते हैं हिंदी में, है ना। ये जो होते हैं विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रखते हैं, किस आयु वर्ग के व्यक्ति को कितनी मात्रा में जो है कितनी मात्रा के अंदर पोषक तत्व दिए जाने चाहिए, या कोई व्यक्ति रोगी है या कुपोषित हो रहा है तो उसको किस मात्रा में जो है पोषक तत्व उपलब्ध करवाने चाहिए, ये डाइटिशियन के द्वारा जो है वो तय किए जाते हैं। डाइटिशियन इस पर विशेष रूप से कार्य करते हैं और वो ही हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्रोवाइड कराते हैं, जिसके आधार पर हम अपना आहार आयोजन करते हैं और हम जो है यदि रोगी हैं तो हम स्वस्थ भी हो जाते हैं, है ना। और हमें समय समय पर डाइटिशियन से मिलते रहना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए, और जिससे कि वह जैविक और उपापचयी पहलुओं से लेकर रोग की अवस्था में क्या होता है और शरीर का पोषण कैसे होता है, क्लिनिकल पोषण तक आते हैं। यानी कि डाइटिशियन विभिन्न अवस्थाओं को देख करके और डाइट प्लान जो है वो बनाते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं, विभिन्न व्यक्तियों को जो है सलाह भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं, जिसके आधार पर हम विभिन्न पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और अपने आहार में चेंज कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। पोषण एक विषय के रूप में लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं, यानी कि जो पोषणविद होते हैं, यानी कि जो डाइटिशियन होते हैं, वो लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में जानकारियाँ रखते हैं और पोषक तत्वों के बारे में, उनकी पोषण संबंधी समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं वो कौन, डाइटिशियन। और जिससे पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं पोषक तत्वों की कमी से, जैसे हार्ट अटैक या डायबिटीज़ है या कैंसर है या हाई ब्लड प्रेशर है ना। इन सभी रोगों का निवारण जो है वो करने में वो मदद करते हैं, हमें एडवाइस करते हैं समय समय पर। और हम सब जानते हैं कि जब कोई बीमार होता है तब उसकी खाने की इच्छा नहीं होती, और कोई भी व्यक्ति क्या और कितना खाता है ये केवल रुचि और स्वाद पर ही नहीं बल्कि भोजन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है कि भोजन कितनी मात्रा में उपलब्ध है, और ये उपलब्धता उसकी क्रय क्षमता पर निर्भर करती है कि वो कितना खरीद पाता है, क्या कोई व्यक्ति पोषक तत्वों को खरीदने में सक्षम है या नहीं है, सभी प्रकार के पोषक तत्वों को लेने में सक्षम है या नहीं है, उसका परिवेश कैसा है ना, उसको जल कैसा मिल रहा है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की नीतियों से प्रभावित होती है। यानी कि राष्ट्र के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाई गई जो विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ हैं उनसे भी जो है हर व्यक्ति जो है वो प्रभावित होता है। इसके साथ साथ संस्कृति, धर्म, सामाजिक स्थिति, आस्था और वर्जित कर्म भी जो होते हैं हमारे भोजन के विकल्पों, हम किस प्रकार का भोजन चूज कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। भोजन अंतर ग्रहण करने की हमारा समय क्या है, क्या हम भोजन को स्किप तो नहीं कर रहे हैं, हमारी पोषण की स्थिति को जो है ये सभी चीज़ें जो है वो प्रभावित करती है। तो बच्चों आज हमने जो है पोषण के बारे में पढ़ा
और तो हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा और रोग के बारे में पढ़ा और स्वास्थ्य के आयामों के बारे में पढ़ा, है ना। और हमने पोषण के बारे में पढ़ा, पोषण और स्वास्थ्य में क्या संबंध है इसके बारे में भी पढ़ा, है ना। और तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।